नमस्कार, IND 121 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं मध्य प्रदेश सरकार के वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री कमल पटेल जी। कमल जी, आपका IND 24 में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार नवीन भाई। कमल जी, आजकल बहुत खिल रहे हैं। मध्य प्रदेश में चौथी बार आप आ गए, अप्रत्याशित तौर पर आए। अभी 4 राज्यों के चुनाव आए, उसमें भी अप्रत्याशित नतीजे आए। 5 राज्यों में आप पंजाब का दावा नहीं कर रहे थे, लेकिन बाकी 4 राज्यों में अप्रत्याशित तरीके से। उत्तर प्रदेश में भी योगी जी की सरकार आ गई, आपके गोवा में सरकार आ गई, मणिपुर में सरकार आ गई। तो बड़ा कमल का जो प्रादुर्भाव है वो और विस्तृत हुआ है, बड़ा विस्तार हुआ है। तो इन राज्यों के नतीजे और मध्य प्रदेश में चौथी बार सरकार और इन 4 राज्यों के नतीजे, ये 4 का जो संयोग है, इसको किस दृष्टिकोण से देखते हैं? देखिए, आपने कहा ना कमल खिल रहा है, तो निश्चित रूप से कमल समृद्धि और खुशहाली और विकास का प्रतीक है। आप देखते हैं कि जब दीपावली पे पूजा की जाती है लक्ष्मी जी की, तो कमल के फूल से की जाती है। तो भारत की जनता ने कमल के फूल खिलाया है, तो उनके भी चेहरे कमल की तरह खिल रहे हैं। उनके जीवन में भी खुशहाली, समृद्धि और विकास आया है। और जनता का दिल और विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने जीता है। हमारे 4 राज्यों में सरकारें थी, पुनः आई, जबकि इन राज्यों में पुनः दोबारा सरकार कभी आई नहीं, कई सालों, 30 साल के अंतराल में। ये इसलिए आई है कि हम जो कहते हैं वो करते हैं, और हमारे लिए पहले राष्ट्र सर्वोपरि राष्ट्र है, उसके बाद में पार्टी और फिर स्वयं में। और कांग्रेस और बाकी पार्टियों के लिए व्यक्ति, परिवारवादी पार्टियां हैं। देश जाए कहीं, पार्टी डूबे डूबे वो पप्पू को ही बनाएंगे, और इसलिए डूब गए। और हम देश के लिए करते हैं, समाज के लिए काम करते हैं। गांव, गरीब, किसान, महिलाएं, बच्चे, युवा वर्ग, हर वर्ग की चिंता की है, उनकी समस्याओं का निराकरण किया है। लोकतंत्र में सबसे बड़ी शक्ति होती है जनता, और जनता का दिल और विश्वास जो जीतता है वही राज करता है उसके दिल पर, और शासन भी। और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने, चाहे दिल्ली का नेतृत्व हो मोदी जी के रूप में, चाहे उत्तर प्रदेश का नेतृत्व हो योगी जी के रूप में, चाहे उत्तराखंड में हो धामी जी के रूप में, या मणिपुर हो, या चाहे गोवा हो, यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने समाज और देश को आगे रखकर देश के लिए, समाज के लिए काम किया। इसलिए जनता का दिल विश्वास जीता है, और वही वोट में परिवर्तित हुआ है, और बहुमत मिला, प्रचंड बहुमत से जीते हैं। उसी का कारण है, हम जो कहते हैं वो करते हैं। जैसा आप कह रहे हैं कि एक भरोसा भारतीय जनता पार्टी के प्रति देश की जनता में जागृत हुआ है, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि महंगाई है, बेरोजगारी है, और एक तरीके की देश में अराजकता का माहौल है। देश की जनता को आपने गैर वाजिब मुद्दों में उलझाया हुआ है, आपके भ्रमजाल में उलझी हुई है। देखिए, कांग्रेस अभी भी संभल जाए, सत्य का सामना करे और सही को स्वीकार करे, नहीं तो कांग्रेस पूरी तरह खत्म हो जाएगी। और वैसे ही हो गई। प्रधानमंत्री जी ने कहा ना, कांग्रेस मुक्त भारत का जो नारा दिया, वो कांग्रेस ही उसको साकार करने में लगे हुए हैं, क्योंकि इनकी कथनी करनी में अंतर है। अगर ये बेरोजगारी की, भ्रष्टाचार की और अराजकता की बात करते हैं, तो इस आज़ाद भारत को 75 साल हुए हैं। आज़ादी का ये अमृत महोत्सव चल रहा है। 75 साल में से 60 साल कांग्रेस ने राज किया, और एक छत्र राज किया। पंच से लेकर प्रधानमंत्री तक कांग्रेस के थे, हर जगह लगातार 60 साल तक, बीच में 50 साल और फिर 10 साल। लेकिन भ्रष्टाचार की जननी कौन है? कांग्रेस। नेताओं पे से जो एक नेता शब्द बड़ा सम्मानवाचक था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का चेहरा सामने आता था, लोग प्रणाम करते थे। सफेद टोपी और खादी कुर्ता पैजामा पहले समाज सेवा और देशभक्ति का प्रतीक हुआ करती थी। लेकिन कांग्रेस ने जो राज किया, जो लूट मचाई, शोषण किया, भ्रष्टाचार किया, अराजकता की, भाई भतीजावाद किया, लूट खसोट की, उसके कारण नेता शब्द का भी अपमान किया, विश्वास उठ गया। और खादी की सफेद टोपी और खादी कुर्ता पैजामा, उसका भी अपमान हुआ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी और मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तो वापस नेता शब्द का सम्मान देश में नहीं, पूरी दुनिया में भारत का भी सम्मान बढ़ा और नेता का भी सम्मान बढ़ा है। सबसे दुनिया में लोकप्रिय कोई प्रधानमंत्री है दुनिया का, तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है ना, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। पूरे भारत की 130-135 करोड़ जनता का सम्मान बढ़ा है। दूसरा, जो कहते हैं वो करते हैं, और इसलिए नेता शब्द का भी सम्मान बढ़ा।
पार्टी के प्रति भी विश्वास बढ़ा और पुनः विश्वास जागृत किया, उसी के बल पर चुनाव जीते। और कांग्रेस की हालत हुई कि 403 सीट में से 2 मात्र सीट आई उत्तर प्रदेश से, जहां से इंदिरा जी और राजीव गांधी जी और नेहरू जी जहां से चुनाव जीतते आए, आज वहां कांग्रेस साफ हो गई। सोनिया जी और राहुल गांधी जी अपनी संसदीय सीट में एक विधायक नहीं जिता पाए, जहां पूरे देश में कहीं पंच भी जीतता था तो कहते थे सोनिया जी, राहुल गांधी जी और इनके कारण जीते हैं, और अब उनके लोकसभा क्षेत्र में भी जिता पाए। इसका मतलब कांग्रेस को विचार मंथन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि आखिर ये गत उसकी क्यों हुई है, और अगर वो सही चिंतन नहीं करेगी तो और गर्त में जाएगी। अगर मैं इस बार की बात करूं मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, तो जब चौथी बार सरकार बनी, शिवराज जी मुख्यमंत्री बने, उस समय परिस्थितियां बहुत विषम थीं। कोरोना की विभीषिका से पूरा देश जूझ रहा था, मध्य प्रदेश भी उससे अछूता नहीं था। शुरुआती दौर में 5 लोग जो भारतीय जनता पार्टी के पंच प्यारे थे, उनमें आप भी थे। तब कोई मंत्री जो है उसका प्रभार नियत नहीं था, हर मंत्री अपने आप में मुख्यमंत्री का प्रतिनिधि था। उनको स्वास्थ्य भी देखना था, उनको समन्वय भी देखना था, उनको शिक्षा भी देखनी थी। तो जिस हिसाब से पार्टी ने भरोसा जताया, पहली जो 5 लोगों की जो खेप है उसमें आपका भी नाम आया, तो इसको किस दृष्टिकोण से देखते हैं? एक लंबे समय तक कार्यकर्ता बतौर काम किया है, युवाओं की टीम में काम किया, बड़े लोकप्रिय हैं, तो जब इस बार जब आपको प्रथम पंक्ति में सरकार में शामिल किया गया, तो उसके पीछे की वजह क्या मानते? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, विचार पर चलने वाली पार्टी है, और ये ऐसी पार्टी है जो एक एक कार्यकर्ता के काम का आकलन करती है। और जब पार्टी नेतृत्व ने निर्णय लिया, 5 मंत्री बनाए मुख्यमंत्री जी के 1 महीने शपथ लेने के बाद, तो उसमें मुझे भी जिम्मेदारी दी गई, क्योंकि मैं गांव के किसान का बेटा हूं। मैं विद्यार्थी परिषद में काम किया 10 साल मैंने, नीचे की इकाई से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक, फिर युवा मोर्चे में जिला अध्यक्ष से लेकर प्रदेश मंत्री, महामंत्री और प्रदेश अध्यक्ष रहा 10 साल। दिग्विजय सिंह सरकार के खिलाफ पूरे प्रदेश में परिवर्तन यात्रा निकाली, उसके अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी, संघर्ष किया। पहले भी मैं चिकित्सा शिक्षा तकनीकी शिक्षा मंत्री बाबूलाल गौर जी के मुख्यमंत्री काल में रहा 6 महीने, फिर शिवराज जी मुख्यमंत्री बने तो मैं राजस्व, धर्मस्व, धार्मिक न्यास का मंत्री रहा, और कई नीतियों में परिवर्तन किया, जिसमें से एक नीति आज पूरी दुनिया में चर्चित है, वो है स्वामित्व योजना। वो योजना भी मेरी बनाई हुई है। जब मैं राजस्व मंत्री था तो मैंने हरदा से 2 गांव 2 अक्टूबर 2008 को गांधी जयंती के दिन। लेकिन वो स्वामित्व योजना अभी अमल में आई है, यह है क्या? ये मूलतः उसकी प्रधानमंत्री जी ने भी बड़ी तारीफ की। प्रधानमंत्री जी ने उसको पूरे देश में लागू किया। ये देश हमारा है, गांव और शहर मिलकर बना है, और गांधी जी कहते थे असली भारत गांव में बसता, गांव के विकास से देश का विकास होता है। हर नेता बोलता है, जो भी राष्ट्र के नेता रहे हैं सब, लेकिन गांव के साथ भेद किया गया कांग्रेस के 60 साल के राज में। शहर में प्रॉपर्टी है, किसी गरीब की झोपड़ी भी है, जगह है उसकी, तो उस पर मकान के लिए उसको बैंक से ऋण मिल जाएगा, कोर्ट में जमानत हो जाएगी, लिमिट मिल जाएगी व्यवसाय करने के लिए, सॉल्वेंसी बन जाएगी ताकि वो आगे बढ़े। जब बैंक से लोन लेगा तो उद्योग व्यापार के लिए तो 40% सब्सिडी मिलेगी। इसलिए शहर के लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी बैंक में गारंटी रखकर बैंक से लोन लिया, उद्योग लगाए और 40% सब्सिडी ली, 5 साल सेल सेट की छूट, इनकम टैक्स की छूट, और उसको आगे बढ़ने का अवसर मिला। तो जो लखपति थे वो करोड़पति हो गए, करोड़पति, अरबपति, करोड़पति। लेकिन गांव के जो बसे हमारे, वो आबादी में बसता है। आबादी में हमारे पूर्व के हजारों वर्षों से रहते आए, लेकिन उस जगह के मकान हमारा, जगह हमारी, लेकिन मालिक नहीं थे, हमारे पास कोई दस्तावेज नहीं था जिससे कि हमको कहीं काम आ सके, बैंक में, कोर्ट में, लिमिट में, व्यवसाय में। इसलिए गाँव पिछड़ गए, सिर्फ खेती करने के लिए मजबूर किया गया। मैं किसान हूँ, मेरे परिवार में 200-300 एकड़ जमीन में जब पैदा हुआ जब से थी, और ज़्यादा ही थी। लेकिन मैं जब राजनीति में आया तो मैंने कहा कि मैं एक वेयर हाउस बना लूँ। बैंक में गया तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, आपकी खेती की ज़मीन को हम इसमें लोन गारंटी नहीं रख सकते, सिर्फ खाद, बीज, दवाई, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, मोटर, पाइप, इंजन ले सकते हो, खेती कर सकते हो, व्यवसाय नहीं कर सकते हो, उद्योग नहीं लगा सकते हो। मैंने कहा गाँव का मेरा मकान है, उसको रख लो गारंटी में। बोले नहीं, शहर में हो प्रॉपर्टी तो बताओ। तो मेरे मन में एक प्रश्न आया कि क्यों गांव वाले, क्या गांव में इंसान नहीं रहते हैं? क्या गांव में हमारे मालिकाना हक नहीं है? तो जब राजस्व मंत्री बना तो मैंने फिर वो पॉलिसी बनाई, और पॉलिसी बनाकर मैंने मुख्यमंत्री जी को बताया। उन्होंने मुझे पायलट प्रोजेक्ट की अनुमति दी। तो मैंने 2 गाँव में, हरदा में मसन गाँव और ये भाटपरेटिया, 2 गाँव में, एक गाँव में 1383 और एक गाँव में 384 पट्टे हमने दिए। और उससे फिर बनी मुख्यमंत्री आवास योजना। पहले इंदिरा आवास 1 या 2 या 3 आती थी एक पंचायत में, तो एक अनार 100 बीमार भ्रष्टाचार होता था, और 100 साल तक भी मकान बनाते तो पूरे नहीं होते। लेकिन हमने कहा मुख्यमंत्री जी से कि अगर हम
गरीबों को ये मालिकाना हक दे देंगे। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास अधिकार पुस्तक, पैसा लगना नहीं, खाली जहाँ जिसमें कब्जा है उसका जगह, रोड की जगह छोड़ के उसको जहाँ काबिज है उसको मालिक बना देंगे। तो उसको बैंक गारंटी में रख के उसको मकान बनाने के लिए लोन दे देगी, हम उसको कुछ अनुदान दे दें। तो जहाँ 1 या 2 या 3 झोपड़ी बनती कच्ची, पक्के मकान आरसीसी वाले बन जाएंगे और 100 मकान एक साथ बन जाएंगे। तो आने वाले 4-5 साल के अंदर हम पूरे प्रदेश के अंदर पक्के मकान बना देंगे। तो झुग्गी मुक्त हमारा गांव हो जाएंगे, लोगों को पक्के मकान रहने को मिल जाएंगे और हमारे प्रदेश की तरक्की होगी। वो मुख्यमंत्री जी को पसंद आया और हमने किया। लेकिन उसके बाद चुनाव आ गए। 2 अक्टूबर को मैंने हरदा में पायलट प्रोजेक्ट करके किया था। देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 47 को, लेकिन गांव पहली बार आज़ाद मिला आर्थिक रूप से, और वो मसन गांव देश का है। उसके बाद फिर मैं हट गया। तो अब अगर मोदी जी ने उसको मान लीजिए इन गाँवों में, पूरे देश में लागू मेरी किया एक है। जिज्ञासा है, इन गाँव में मान लीजिए कोई सरकारी या परियोजना है, जैसे मान लीजिए सड़क होती है, बांध होता है, तो अगर अधिग्रहण किया जाता है तो अब इनको मुआवजा मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा उनको। कलेक्टर गाइडलाइंस जैसे ही मतलब प्लाट की कीमत आबादी वालों को मालिकाना हक बन गया, तो मेरे पास मान लो आधा एकड़ में मेरा मकान और वो है, तो मुझे आधा एकड़ का कलेक्टर गाइडलाइन से स्क्वायर फीट मान लो 1000 रुपये है वहाँ रेट, तो मुझे 1000 रुपये के हिसाब से अगर मेरा रोड में जाता है, नहर में, किसी में जाता है तो मिलेगा। पहले नहीं मिलता था क्योंकि मालिक ही नहीं था, कैसे मिलता है उसको। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन आया। एक तो मुआवजे की बात है, दूसरा जो है गरीब आदमी को मकान बनाने के लिए लोन मिलेगा, गरीब आदमी को लिए दुकान के लिए लोन मिलेगा, उसको लिमिट मिल जाएगी। उदाहरण के लिए भोपाल शहर है, भोपाल शहर में कोलार नगर पालिका बनी थी, अब नगर निगम में आ गई, तो कई गांव उसको शामिल किए गए। वो गांव आबादी में थे, अब उनके गांव में बसे हुए लोग हैं, वर्षों से रहते हैं, हटा तो नहीं सकते, लेकिन वो नगर निगम में जाएंगे कि हमको ये पुराना मकान, हम नया मकान बनाना चाहते हैं। हमारे 2 बेटे हो गए, दोनों अलग अलग होने जाते हैं, तो उनके भी मकान बना रहे, तो वो जाएंगे नगर पालिका में अनुमति लेने कि हमारा नक्शा पास कर दो। तो नगर पालिका कहेगी आपके पास कोई दस्तावेज है, कोई रजिस्ट्री है या कोई पट्टा है आपके पास जिससे आप कह सको कि ये मेरा मकान है? बोले वो तो हमारे पुरखे रहते आए वर्षों से, आबादी में नहीं है। वो एनओसी नहीं देगा, नक्शा पास नहीं करेगा, और जैसे ही उन्होंने मकान बनाना शुरू किया तो बुलडोजर लेके तोड़ने पहुंच जाएगा। तो व्यक्ति अपनी ही जमीन में अपने ही मकान बनाने के लिए कानूनन वैध नहीं था। ये स्वामित्व योजना उसको कानूनन वैध कर रही, चाहे गाँव हो या शहर हो, जो जहाँ बसा हुआ उसको मालिक बना रहे हैं। और उसके कारण भारत के 6.5 लाख गांव, मध्य प्रदेश के 52,000 गांव अब सही मायने में आर्थिक रूप से आज़ाद होंगे। और जैसे ही प्लाट का ये मिला तो भोपाल के अंदर, शहर के अंदर आ गए वो गांव, और वहाँ 10-10 हज़ार 5-5 हज़ार स्क्वायर फीट की रेट है। अब मैं मान लो झुग्गी झोपड़ी वाला हूँ, मेरे 2 बेटे हैं, मजदूरी करते हैं हम लोग, लेकिन जैसे ही हमारे पास प्लाट है 10,000 स्क्वायर फीट, 5,000 या 2,000, और उसका 1,000 रुपये स्क्वायर फीट से उसकी वैल्यू हो गई 20 लाख, 2 करोड़, तो हमको उतने का बैंक से लोन मिलेगा तो हम मल्टी बना लेंगे। तो झुग्गी में रहने वाले हम मल्टी में रह लेंगे, 2 फ्लोर बेच देंगे, बाकी फ्लोर हमारे हो जाएंगे। उसके बाद में कोई बेटों को रोजगार लगाना तो लिमिट भी मिल जाएगी हमारी प्रॉपर्टी बिल्डिंग के, उसको मिला के। तो एक तरह से रातों रात हम जो गरीब थे, मजदूरी करते थे, हमको रोजगार भी मिल जाएगा, पक्का मकान भी मिल जाएगा और लिमिट भी मिल जाएगी, हमारे को विकास के द्वार खुल जाएंगे। तो हमारे को कहीं किसी के आगे नौकरी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि हम नौकरी देने वाले बन जाएंगे। तो ये इतना बड़ा कारोबार, कुछ नहीं किया, जगह वही है, सिर्फ उनको मालिकाना हक दे दी। मालिकाना हक देने से वो आदमी, गरीब आदमी लखपति करोड़पति भी हो सकता है। मध्य प्रदेश लगातार कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छा करता आया है, हर बार कृषि कर्मण अवार्ड मध्य प्रदेश के खाते में गया है। अब मध्य प्रदेश में उपजने वाला गेहूं पूरे विश्व में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा। एक्सपोर्ट को लेकर मीटिंग भी हुई दिल्ली में कि मध्य प्रदेश का जो गेहूं है वो अभी रेडी टू एक्सपोर्ट है और अब तैयारियां शुरू हो गई। उसके लिए कुछ बदलाव भी किए हैं कि एक ही लाइसेंस पे कहीं से व्यापारी खरीदी कर सकता है, मंडी टैक्स नहीं लगेगा, बहुत सारे बेनिफिट्स भी उसको दिए गए। बिल्कुल सही काम किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने। देखिए इस बार मौसम बहुत अच्छा था, हमने किसानों को बहुत सुविधाएं भी दी हैं, सिंचाई की व्यवस्था की। जहां 2003 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी उस समय मात्र 7.5 लाख हेक्टेयर में सिंचाई थी। आज इन शिवराज जी के प्रयासों से, भाजपा के सरकार के प्रयासों से आज 43 लाख हेक्टेयर से अधिक सिंचाई होगी। कहाँ 7.5 लाख, 4 गुना 5 गुना हमने ज़्यादा सिंचाई कर दी है। उसके कारण उत्पादन भी बढ़ा है, क्वालिटी भी अच्छी मध्य प्रदेश की गेहूं की, मिट्टी बहुत अच्छी यहाँ की। और इस बार जो गेहूं है और चना का जो उत्पादन हुआ है, सरसों का जो उत्पादन हुआ है, वो 72 हुआ है। जो प्रधानमंत्री जी ने कहा ना किसान की आय 2 गुना करना है, मैं खुद बता रहा हूँ, मेरे यहाँ मेरा 27 एकड़ का एक प्लाट है, उसमें पिछले बार 27 टन गेहूं निकले थे, यानी 1 एकड़ पे 20-21 कुंटल। लेकिन इस बार 35 ट्रैक मतलब निकले टैंक, यानी कितना बड़ा है वो, 25 कुंटल के आसपास, 24 कुंटल 25 कुंटल एकड़, यानी
20% उसकी बढ़ोतरी हुई है। और ये पूरे प्रदेश की स्थिति है। 28-28 कुंटल एक एकड़ में गेहूं हुआ है, जो कि 18 कुंटल होता था। 10 डेवड़ा हो गया। चना जहाँ 7, 8, 10 कुंटल होता था, 10 कुंटल हेक्टेयर, 8 कुंटल हेक्टेयर एकड़, वो अभी 18 कुंटल तक गया। 15 कुंटल 14 कुंटल एकड़ तक भी चना हुआ है। तो इस प्रकार सरसों भी 12 कुंटल एकड़ हुई है। यानी एक एकड़ में 70-70 हज़ार की किसान को फसल हुई, जो पहले 25-30 हज़ार की होती थी। तो डबल हो गई। वो इतना उत्पादन हुआ है। और समर्थन मूल्य जो है 2015 है। लेकिन चूंकि रूस और यूक्रेन के युद्ध के कारण रूस पर बैन लगा दिया। रूस सबसे बड़ा निर्यातक देश है। 30% निर्यात पूरे विश्व का गेहूं का वही करता है। लेकिन इस बार प्रतिबंध होने से डिमांड बढ़ गई। तो मध्य प्रदेश और भारत को बहुत अच्छा अवसर है कि हम हमारे गेहूं को निर्यात कराएं और निर्यात करके किसानों को अच्छी रेट दें। जब तो डिमांड बढ़ेगी तो रेट बढ़ेगा। एक्सपोर्ट क्वालिटी का गेहूं है मध्य प्रदेश? हाँ है, मध्य प्रदेश में है। हमारे एमपी गेहूं पूरे देश में एमपी गेहूं के नाम से बिकता है, ब्रांड है हमारा। और इसलिए मुख्यमंत्री जी दिल्ली गए कल। उन्होंने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी से, वाणिज्य मंत्री जी से, राज्य मंत्री जी से, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन से और पोर्ट के अधिकारियों से मीटिंग ली, चर्चा की और उनसे कहा। तो सबने सहयोग किया कि रेलवे रेक भी देगा, पोर्ट जगह भी देगा और निर्यात करने के लिए जो व्यापारी हैं, उद्योगपति हैं, जो भी करेगा निर्यात या किसान के समूह हैं, इनको हम मंडी टैक्स के फ्री कर देंगे। जैसा कि और जो ग्रेडिंग कराएंगे वो भी निःशुल्क कर देंगे। तो सुविधाएं देंगे रेलवे की सब तरह की। तो हमारे यहाँ का जब निर्यात होगा तो किसान को रेट अच्छे मिलेंगे। 2000 से ऊपर रेट मिलेंगे। तो अभी 2100, 2200, 2300, 2400 तो आम गेहूं बिक रहा है। लेकिन हमारा सरबती 5600 से भी ऊपर रेट बिक गया जी। 3 गुना रेट मिल गया किसान को। तो ये बहुत अच्छी बात है जी। जिस प्रकार से विभाग के नाम में ही उसका निहितार्थ छुपा हुआ है, कृषि विकास किसान कल्याण। तो जैसे एक्सपोर्ट की बात की या स्वामित्व योजना की बात की, ये सब किसानों को, गांव को समृद्ध करने वाली बात है। इस कार्यकाल में और क्या ऐसा नवाचार आप करने जा रहे हैं जो किसानों के जीवन में, गांव में खुशहाली का माध्यम बनेगा? देखिए, किसान का भी जो आंदोलन हुआ था वो एक ही मांग कर रहे थे, एमएसपी की गारंटी दो। एमएसपी का मतलब होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य। जो सरकार रहती है उसको सपोर्ट प्राइस पे खरीदी जाए, उससे नीचे नहीं बिकना चाहिए मंडी में माल किसान का। हमारा ये कहना है कि हम किसान को समर्थन मूल्य भी दे रहे हैं और बाजार भी दे रहे हैं, उससे ऊपर भी बिके। अभी समर्थन मूल्य से ऊपर भी बिक रहा है। लेकिन हम किसान को नवाचार करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में किसान को एमआरपी वाला बनाना चाहते हैं। एमआरपी का मतलब होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। अब किसान की जब फसल आई, जब मैं मंत्री बना, देखिए 2 साल में हमने क्या क्या किया। मंत्री बना मैं 21 अप्रैल 2020 को, मुझे 23 अप्रैल को कृषि विभाग का दायित्व दिया। 26 अप्रैल को मैं मेरे मंत्रालय में जाके बैठा, ऑफिस मिला मुझे। और बैठते से ही मेरे पास प्रमुख सचिव आए कि सर, चना, सरसों, मसूर की खरीदी समर्थन मूल्य पर, एमएसपी पर खरीदना है। एजेंसी कृषि विभाग रहेगा, नाफेड के माध्यम से खरीदी होगी भारत सरकार के लिए। और इसलिए मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि मई में खरीदी होगी, तो अप्रैल में इसका पंजीयन शुरू करना है। तो आप अनुमोदन कर दें। मैंने देखा, मैंने कहा मैं पढ़ूंगा इसको, फाइल दिखाओ जरा। बोले नहीं सर जल्दी है। मैंने जल्दी नहीं, रुकिए बैठिए। मैंने देखा, उसके पहले कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे। तो चने की खरीदी होता चना है 20 कुंटल औसत पूरे प्रदेश के अंदर, कहीं ज़्यादा, कहीं 23 भी होता है, कहीं 25 भी होता है, कहीं 19-20, लेकिन औसत 20 कुंटल मानते हैं। सरसों भी 20 होती, लेकिन खरीदी कितनी जाती थी? 13 कुंटल प्रति हेक्टर। तो 7 कुंटल 1 हेक्टर में तो किसान का बच जाता है। तो वो 1000-2000 रुपये रेट कम हो जाते हैं उसके रेट बचने में। चना 15 कुंटल, लेकिन कमलनाथ जी ने 19 कुंटल छिंदवाड़ा में कर लिया था। तो हमने कहा भाई ये क्यों किया? बोले साहब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कर दिया। मैं गलत है, मुख्यमंत्री का चना थोड़ी खरीद रहे, किसान का चना खरीद रहे हैं। हम तो सबका खरीदेंगे। जो प्रधानमंत्री जी का नारा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो वो हमने लागू किया। निर्देश दिए मैंने कि 20-20 कुंटल खरीदा जाए। उन्होंने कहा साहब मुख्यमंत्री जी से अनुमोदन लेना पड़ेगा। मैंने मुख्यमंत्री जी से बात की और उसके बाद हम मुख्यमंत्री जी से, भारत सरकार से बात की। 40% करवाए, 25% की जगह जितना उत्पादन होता है मध्य प्रदेश में उसका, चना, सरसों, मसूर। नरेंद्र सिंह तोमर जी से बात की और उसके कारण 20-20 कुंटल किया गया। और उसके कारण जो सरसों 2500 से 3800 बिक रही थी, मैक्सिमम 3800, मिनिमम 2500, जबकि समर्थन मूल्य था 4425, यानी समर्थन मूल्य से 1500 रुपये कम बिक रही थी। वो 8 दिन के अंदर जब हमने 20-20 कुंटल खरीदने लगा, एक समय था, सीमा थी, मनमोहन सिंह जी के समय 2004 में डाल दी थी कि एक दिन में 25 कुंटल खरीदा जाएगा समर्थन मूल्य पे। तो वो सीमा भी हमने भारत सरकार से हटवाई
उसके कारण पूरा माल समर्थन मूल्य पे आने लगा, तो व्यापारी को माल नहीं मिला, तो उद्योगों को सप्लाई नहीं हुआ, तो डिमांड बढ़ गई। तो जो 2500 मिनिमम बिक रही थी वो 4500 हो गई मिनिमम, और जो 3800 मैक्सिमम बिक रही थी वो 5600 बिक गई। तो हमने किसान को 1-2 हज़ार रुपये कुंटल रेट ज़्यादा दिलाने में सफल हो गए। मंत्री बनते से नवाचार ये किया, जो एक दिन की सीमा भी हटवाई। और चना जो 4000, 3500 और 3000 बिक रहा था वो 5000 से ऊपर हो गया, जबकि समर्थन मूल्य 4875 था। तो हमको उतना खरीदना ही नहीं पड़ा और किसान को रेट मिल गए। जिस प्रकार एमएसपी से ऊपर बिक रहा था, अभी 1 कुंटल भी गेहूं किसान को नहीं मिलेगा सरकार को, क्योंकि जब रेट उसको अच्छे मिलेंगे तो क्यों आएगा समर्थन मूल्य। तो यही उद्देश्य, और इसलिए 10,000 करोड़ हमने 2020 में किसान को ज्यादा दिलाए। फिर ग्रीष्मकालीन मूंग, कोरोना के लॉकडाउन के समय डैम का पानी छुड़वाया मैंने मुख्यमंत्री जी से बात करके, कन्विंस करा के। उससे किसानों को अतिरिक्त 20-60 दिन के अंदर तो मजदूरों को रोजगार भी मिल गया। 400-500 करोड़ मजदूर को मिल गए मजदूरी 2 महीने के अंदर, ताकि साल भर लॉकडाउन है तो भूखे नहीं रहे वो। दोनों टाइम को भोजन मिला, कि व्यापार, खाद भी, दवाई की दुकान चल गई लॉकडाउन के समय, और किसान की जेब में पैसा आया तो व्यापार व्यवसाय भी चला। 3,500 करोड़ की मूंग तो पिछली बार हमने हरदा और नर्मदापुरम जिले में कर दी, और पूरे देश का 60% मूंग मध्य प्रदेश में हो रहा है। इस बार भी मूंग की बम्पर पैदावार हुई थी और इस बार भी अच्छी होगी। तो इस प्रकार किसान की आय बढ़े, उसके लिए हमने नीतियों में परिवर्तन किया। जो नीतियां कांग्रेस के समय उद्योगपति और व्यापारियों के हित में थी, मुट्ठी भर लोग कमाते थे, मेहनत करता था किसान। पहली बार हुआ है इस प्रदेश में कि किसान को अच्छा पैसा मिला है। जो व्यापारी कमाते थे वो किसान, और किसान की आय दोगुना करने में हम 2021 में सफल हो गए। जी, अगर मैं आपके दावे और वादों की बात करूं तो एक दावा ये भी है कि मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा बीमा, कृषि फसल का बीमा देने वाला राज्य है, और किसानों को अन्य तमाम माध्यमों से, चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और फिर राज्य का भी उसमें अंशदान हो, हर तरह से किसानों को समृद्ध बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। बीमे पर तमाम सवाल उठा रहे हैं कि बीमे की तो राशि पहुंची नहीं है, इवेंट का बीमा है। देखिए, कांग्रेस, वही कह रहा हूँ ना, हकीकत से वाकिफ नहीं है। मैं कांग्रेस के नेताओं से और प्रवक्ताओं से और मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी से और दिग्विजय सिंह जी से पूछना चाहता हूँ कि भाई, आपको भी मौका मिला था, आपने तो धोखा दे के सरकार बना ली कि 2 लाख का कर्जा माफ कर देंगे, महिलाओं का समूह माफ कर देंगे, युवाओं को 5,000, 4,000 बेरोजगारी भत्ता देंगे, 1,000 गरीबों को पेंशन देंगे, निराश्रित विधवा पेंशन, व्यापार कर्मचारियों को रेगुलर करेंगे। एक भी वादा पूरा किया गया? आपने 15 महीने सरकार में 18 का, 19 खरीफ का, रबी का आपने 1 रुपया बीमा नहीं दिया, आपने प्रीमियम जमा नहीं किया। आपने तो और किसान के और हाथ काट दिए, बल्कि उसके साथ धोखा किया। जो स्केल फाइनेंस का 100% बीमा होता था, जितना केसीसी उधार लेता किसान बैंक से, उस पूरी रकम का बीमा हो जाता था। इन्होंने उसको 75% कर दिया। क्यों? क्योंकि इनको इसके प्रीमियम जमा स्टेट को कम करना पड़े, क्योंकि इसमें 2% हम किसान से लेते हैं, खरीफ में 1.5% लेते हैं, रबी में 100 रुपये पे 1.5 रुपये और 2 रुपया। लेकिन जो 15% पे बीमा होता तो 13% प्रदेश और केंद्र सरकार मिलाती है। यानी जब 2 रुपये किसान देता है खरीफ में, तो 13 रुपये सरकार देती है अपनी ओर से। ये 13 रुपये इनको ना देना पड़े, 6.5 रुपये। इसलिए इन्होंने इसके अलावा फाइनेंस, हमने सरकार में आते से ही 75 को 100% किया, और 2200 करोड़ तत्काल 1 सप्ताह के अंदर बीमा के लिए राशि जमा की। इनके पास कहा कि पैसा नहीं है, लेकिन हमारे पास 1 सप्ताह में कहाँ से पैसा आ गया शिवराज जी के पास। लेकिन शिवराज जी की प्राथमिकता गांव गरीब किसान था, इसलिए उन्होंने जमा किया। इससे किसानों को 6,000 करोड़ से अधिक राशि 2018-19 की जो रोक रखी थी, इन्होंने वो दी हमने। और अभी हमने 7,618 करोड़, इस प्रकार 17,000 करोड़ रुपए 2 साल के अंदर हमने बीमा दिया किसानों को। 1,72,000 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि, किसान कल्याण निधि, फसल बीमा योजना, 0% ब्याज पर ऋण, इन्होंने 0% ब्याज का ऋण भी बंद कर दिया था। और विभिन्न सहायता देकर हमने किसानों के खातों में 2 साल में 1,72,000 करोड़ सीधे दिए, जिसमें 1 पैसे का भी कहीं करप्शन नहीं। जहां तक बीमा का कहना है कि बीमा की राशि नहीं पहुंची है, 12 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी ने बैतूल से, मैं खुद साथ में था, 1 बटन दबा के हमने किसानों के खातों में डाले, तो 7,500 करोड़ से अधिक राशि उनके खातों में चली गई। ये जो 400-500 करोड़ राशि जो रह गई है, 150-150, वो आधार नंबर सही नहीं होने से, बैंक में अकाउंट सही नहीं होने से, दूसरा कोऑपरेटिव बैंक ने वो अपने अकाउंट में, डीएमआर के अकाउंट होता है उसमें जमा करा लिया, ताकि किसान की जो बकाया वो वसूल कर ले। वो भी हमने निर्देश दे दिए और वापस किसानों के खातों में सीधे देना। पहली बार भारत सरकार ने बीमा का पैसा बैंकों में पहले होता था जमा और फिर किसान को देते थे, पहली बार हुआ कि सीधा किसानों के खातों में गया है। और इसलिए ये कहना बिल्कुल निराधार है कि किसानों को पैसा नहीं पहुंचा। अंतिम और महत्वपूर्ण प्रश्न, इस समय देश में एक बड़ा चर्चा का विषय है एक फिल्म द कश्मीर फाइल।
तो कांग्रेस भी ये आरोप लगा रही है और तमाम जो है दल ये आरोप लगा रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल मोटिवेटेड फिल्म है और इसको टैक्स फ्री कर रहे हैं और इस पर समाज को बांटने की कोशिश की जा रही है और भारतीय जनता पार्टी इसका समर्थन कर रही है। आप सहित तमाम नेता फिल्म दिखाने के लिए लोगों को साथ ले गए, प्रधानमंत्री जी ने भी इसके लिए कहा। तो कश्मीर फाइल को लेकर कांग्रेस का आरोप है कि ये इस प्रकार की जो फिल्म है वो समाज में लाकर आप समाज में एक अराजकता का माहौल पैदा करना चाहते हैं और बस वही आपकी राजनीति का आधार है। बिल्कुल, कांग्रेस का आरोप निराधार है। कांग्रेस अपने गिरेबान में जाके जब कश्मीर में अपने ही देश के लोग जो कश्मीर में रहते थे राष्ट्रभक्त, उनको किस प्रकार हिंदुओं को, कश्मीरी पंडितों को मार मार के भगाया गया, उनके माता पिता के सामने बेटी का बलात्कार किया गया, पति के सामने पत्नी का किया गया, किस तरह से उनके साथ अत्याचार किए गए, लेकिन कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी, एक शब्द नहीं बोलती थी, यहाँ तक कि मीडिया में भी नहीं आने देती थी। और उन कश्मीरी पंडित अपने ही देश में शरणार्थी बनकर भटकते रहे, जो चांदी की चम्मच पर लेकर पैदा हुए थे, दूध पीते थे चांदी की कटोरी में, उनको एक कप दूध के लिए तरस गए, वो पूरे देश में वो भटकते रहे। कांग्रेस ने कभी सुध ली, कांग्रेस की सरकार ने कभी उनकी चिंता की? किसी ने नहीं की। वो हकीकत इस फिल्म के अंदर दिखाई गई है कि किस तरह से वहाँ अन्याय अत्याचार हुए हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और किस प्रकार आतंकवादियों के हवाले कर दिया गया था कश्मीर। ये तो सौभाग्य देश का कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बन गए, गृह मंत्री अमित शाह जी बन गए, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी सरकार बनी, तो हमने 370 वहां से हटाई। कांग्रेस ने तुष्टीकरण की नीति और मुस्लिम वोट इनको हमेशा मिलते रहे, इसलिए तुष्टीकरण करके पूरे देश को और कश्मीर को अलग थलग कर दिया था। और वहाँ के देशभक्तों के साथ कितना अन्याय अत्याचार अपने देश में हुआ, जो दुश्मन भी नहीं करता वो अत्याचार हमारे देश में हमारे लोगों के ऊपर हुए और वो सहन करते रहे, उनकी कोई सुनने वाला नहीं था। पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वहाँ से 370 हटाकर वहाँ वापस कश्मीरियों को बसाया। जब कश्मीरी वापस वहाँ गए और जब अपने मकान और सब उनको वापस मिल रहे हैं और तब वो वहाँ की स्थिति उन्होंने बताई, तब जाकर ये फिल्म बनी है। तो ये फिल्म सत्य के 100% नज़दीक है, बल्कि और ज़्यादा अन्याय अत्याचार हुए। हम तो विद्यार्थी परिषद में काम करते थे, हम लोग उस समय वहाँ गए थे, डोडा आंदोलन में भी गए थे, उसके अलावा गए तो गाँव बताते थे कि किस प्रकार हम हस्ताक्षर अभियान चलाते थे। तो ये सत्य से रूबरू होना चाहिए कि हमारे देश के अंदर कितने अन्याय अत्याचार हुए, तो उसमें कोई अराजकता नहीं है, बल्कि कांग्रेस एक्सपोज हो गई है। बिल्कुल कि ये तथाकथित धर्मनिरपेक्ष ये एक्सपोज हो गए हैं, इनकी जड़ें खत्म हो रही है और इसलिए इनको अब लोग समझ गए कि किस प्रकार इन्होंने अत्याचार होने दिए कश्मीर में हमारे देशभक्तों के ऊपर और कश्मीरी पंडितों के ऊपर। तो उसमें फिल्म बहुत अच्छी है, इसको तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को देखना चाहिए और जो टैक्स फ्री किया वो अच्छा काम किया। खिलता कमल खुशहाल मध्य प्रदेश, और खुश रहेगा मध्य प्रदेश का किसान और गांव खुशहाल होंगे, गांव की तरक्की होगी, क्योंकि कृषि आधारित हमारे देश की व्यवस्था है जो बहुत समय तक कुर्सी आधारित नीतियों से चली है। देश में एक बदलाव है, अब नीतियां कृषि के लिए बनती हैं, भले ही उन्हें कुर्सियां बनाती हूं। तमाम सारे पहलुओं को सर जिस तरह से आपने अपने सहज और साफ अंदाज में छुआ, हमारे साथ अपने विचार साझा किए, मैं इतना समय दिया, आपका बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। नवीन जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।